नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं, विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सक्सेस लर्निंग की पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस चैनल पर अलग अलग विषयों की अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा हर समय जो है आपके लिए क्लासें लगाई जाती है, जिसमें हम 12th क्लास के और कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारियां करवाते हैं। तो आज हम आपको जो कक्षा 12th के छात्र हैं उनके लिए अर्थशास्त्र विषय के ऊपर हम विचार विमर्श करेंगे और आने वाले समय में हम आपके लिए जो है 12th क्लास की प्रतिदिन अलग अलग क्लासें लेकर आएंगे आपके बीच में, और कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि आपको 12th क्लास की पूरी इकोनॉमिक्स की जो पुस्तक है वो आपको समय रहते एग्जाम से पहले पूरी करवा सकें। तो आज हम बात कर रहे हैं अर्थशास्त्र के, और इसके नाम से ही जैसा कि हम सभी इस नाम को पढ़ पाते हैं, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अलग अलग अर्थ होंगे। अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब क्या होता है? सिंपल सा अर्थ होता है इसका अर्थ यानी कि धन। और शास्त्र का क्या मतलब होता है? शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि धन से संबंधित ज्ञान का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो किसके अंदर करते हैं? अर्थशास्त्र के अंदर इस चीज का अध्ययन करते हैं। तो धन से संबंधित ज्ञान को क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थशास्त्र को हम कक्षा 12th में जो पढ़ेंगे तो उसमें दो विषयों को जो है, दो किताबें हमारी होंगी। तो उनमें पहली जो पुस्तक है वो व्यष्टि है और दूसरी हमारी पुस्तक है वो समष्टि अर्थशास्त्र है। यानी कि पहले व्यष्टि का अर्थ समझे तो इसका अर्थ है छोटा, यानी एक इकाई का जब हम अध्ययन करते हैं, एक इकाई का अध्ययन किसमें किया जाता है दोस्तों? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किया जाता है। और जब हम दूसरी पुस्तक करेंगे, यानी कि एक इकाई को छोड़ हम यदि सभी पूरे बाजार का अध्ययन करेंगे, समग्र का अध्ययन करेंगे, तो वो किसके अंदर आएगा? समष्टि यानी कि मैक्रो। समग्र वस्तुओं का अध्ययन ये किसमें किया जाएगा? ये हमारा किया जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में इसे कहते हैं मैक्रो, और व्यष्टि को क्या कहते हैं? माइक्रो। और इसके बाद हम जो अध्ययन करेंगे इस पुस्तक के अंदर वो सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारे रहेंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंदर हम किसी भी वस्तुओं का विनिमय करते हैं। किसी वस्तु को या तो हम खरीदते हैं या फिर हम बेचते हैं, और वो किसके ऊपर बेचते हैं? एक निश्चित कीमत के अंदर बेचते हैं। तो इस वस्तुओं की कीमत को कौन प्रभावित करता है, कौन इनको निर्धारित करता है, तो उनका अध्ययन हम करेंगे। उनकी दो चीजें होती हैं सबसे मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट, वो है मांग और पूर्ति, यानी कि किसी भी वस्तु की डिमांड और सप्लाई। मांग क्या होती है दोस्तों? एक बाजार क्षेत्र के अंदर जब उपभोक्ताओं द्वारा किसी वस्तु की, यानी इसकी परिभाषा एक बहुत ही अच्छी परिभाषा हो सकती है, एग्जाम में आप लिखेंगे, आपको बहुत ज्यादा इसका पढ़ने वाले को भी इसका जो है फर्क महसूस होगा कि एक बच्चे ने जो है इस चीज का अध्ययन किया है। एक निश्चित समय, यानी एक क्या होना चाहिए? बाजार के अंदर एक निश्चित समय होना चाहिए। एक निश्चित समय में एक बाजार क्षेत्र के अंदर, एक बाजार क्षेत्र के अंदर और एक निश्चित कीमत पर, यानी कि वस्तु यदि उपभोक्ता है वो किसी वस्तु को एक निश्चित कीमत पर खरीदने के लिए इच्छुक हो, तो एक निश्चित समय में एक बाजार क्षेत्र में एक निश्चित कीमत पर उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई वस्तु की मात्रा को क्या कहते हैं? मांग कहते हैं। और दूसरा पूर्ति की बात करें दोस्तों, तो ये खरीदने वालों के द्वारा जब कोई वस्तु की मांग की जाती है तो वो मांग हो गई, और उसी प्रकार कोई बेचने वाला व्यक्ति है वो वस्तु को उपलब्ध करवाएगा, वो किसमें करवाएगा? एक निश्चित समय में एक बाजार क्षेत्र में एक निश्चित कीमत पर बेची जाने वाली वस्तु की मात्रा को क्या कहते हैं? पूर्ति कहते हैं। और ये मांग और पूर्ति ही किसी उत्पाद को जो है, उत्पाद की वैल्यू को क्या करेगी? प्रोडक्ट की वैल्यू को डिसाइड करेगी, निश्चित करेगी। तो इसका हम एक जो ग्राफ आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, इस ग्राफ को एक कीमत और वस्तु की मात्रा, इन दोनों को कौन निश्चित करता है? ये हमारा डिमांड एंड सप्लाई वक्र होता है, यानी कि वस्तु का मांग और पूर्ति वक्र होता है। इसे हम जो दिखाते हैं वो किससे दिखाते हैं? जो हमारी ये रेखा है ओ बिंदु से जा रही है वो सप्लाई वक्र है, एस वक्र के नाम से दिखाते हैं। और जो नीचे की तरफ आ रही है वो अपनी डी यानी कि डिमांड वक्र है, मांग का वक्र है। ये किसी वस्तु की कीमत को किस प्रकार से निर्धारित करेंगे? तो एक बाजार क्षेत्र में जब ओपी किसी वस्तु की कीमत होती है तो उसकी मात्रा कितनी है? ओ क्यू है, यानी उसकी बेची जाने वाली मात्रा क्या होगी? ओ क्यू।
अब मान के चलते हैं कि एक समय बाद में क्या होता है कि किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि उपभोक्ता क्या है, एक बाजार क्षेत्र में लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा आने के बाद उपभोक्ता या ज्यादा हो जाने के कारण क्या करेंगे, मांग बढ़ाएंगे। और यदि इस वस्तु की मांग हमारी क्या हो जाती है दोस्तों, ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसकी कीमत फिर क्या हो जाएगी। आपको पता है किसी चीज को हम ज्यादा खरीदने का प्रयास करेंगे तो जो बेचने वाले हैं उसकी पास तो देखो वस्तुएं तो कम बनाई जाती है, तो फिर वो क्या करेगा, वस्तुओं को कीमत को बढ़ा देगा। यानी किसी वस्तु का जो डी वक्र है उसकी कीमत अपनी क्या हो गई है, डिमांड बढ़ गई है, तो OP1, OP से क्या हो जाएगी, मांग इसकी सीधी चली जाएगी OP1, ठीक है ना। तो मार्केट के अंदर उसकी जो कीमत है वो बढ़ जाएगी डिमांड बढ़ने के कारण। अब इस बिंदु से अपना, इस बिंदु को हम E से डोनेट करते हैं, फिर E से कहां पे चला गया, E1, यानी किसी वस्तु की मांग बढ़ी और मांग बढ़ने के कारण जो उत्पादक है उसने क्या कर दिया, P से P1 उसकी कीमत बढ़ा दी। अब सीधी सी बात है, उपभोक्ता क्या करेगा फिर, यदि किसी वस्तु की कोई सप्लाई महंगी हो जाएगी, अब कीमत ज्यादा होगी, तो फिर खरीदने वाले क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो खरीदने वाले कम हो जाएंगे तो पहले किसी वस्तु की जो ई बिंदु पर अपनी सप्लाई थी तो वो कम होकर कहां पे आ जाएगी, ये अपनी एस वक्र थोड़ा सा नीचे की ओर आ जाएगा और उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, Q1, यानी कि उसकी मात्रा अपनी कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसको हम समझ सकते हैं कि किसी वस्तु की डिमांड बढ़ने के कारण उसकी कीमत अप हो जाती है, बढ़ जाती है, और उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, उसकी सप्लाई अपने कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट के अंदर क्या होता है, संसाधन हमारे निश्चित होते हैं और निश्चित होने के कारण हम अधिक मात्रा में किसी भी चीज का उत्पादन नहीं कर सकते। उत्पादन यदि हमारा उसी प्रकार क्या है, किसी भी चीज की डिमांड कम हो जाए, यदि हम ई बिंदु से और वस्तु की डिमांड अपनी कम होकर कहां पे आ गई, E2 पर आ गई। अब कोई वस्तु की जो है डिमांड कम होगी तो मार्केट में वस्तु बिकेगी नहीं, तो उसकी कीमत फिर क्या आएगी, नीचे आएगी। तो अपनी कीमत कहां पे आ जाएगी दोस्तों, ये E2 तक आएगी तो P2 हो जाएगी, यानी कीमत अपनी पहले OP थी तो OP से वो कीमत यदि डिमांड कम हुई तो अपनी उसकी कीमत भी कम होगी, प्राइस कम हो गया। अब सीधी सी बात है, किसी भी वस्तु की कीमत कम होगी तो खरीदने वाले ऑटोमेटिक ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो खरीदने वाले बढ़कर कहां पे चले जाएंगे, E2 से सप्लाई अपनी कहां पे आ जाएगी, E से ये आ जाएगी इस तरफ, ठीक है ना। तो अपनी जो अब नया रिकॉर्ड होगा उसकी सप्लाई क्या होगी, डिमांड के बाद में ज्यादा हो जाएगी, Q2 हो जाएगी, ठीक है। यानी किसी वस्तु की मांग बढ़ने से उसकी कीमत बढ़ती है और पूर्ति कम होती है, और इसके विपरीत यदि किसी वस्तु की मांग कम होगी तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और कीमत ज्यादा होने के कारण उसकी सप्लाई भी क्या हो जाएगी, अपनी कीमत ज्यादा होगी तो उत्पादक क्या करेगा, मार्केट के अंदर वस्तु ज्यादा भेजेगा, यानी सप्लाई ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगी। तो ये अपना बेसिक पॉइंट है, यानी मांग और पूर्ति में क्या होता है, विपरीत संबंध होता है। मांग बढ़ने से कीमत, जो अपने मांग बढ़ने से पूर्ति कम होती है, और कीमत क्या होती है, इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक D और S और P कीमत से हम निर्धारित करेंगे। यदि किसी डिमांड बढ़ती है कोई वस्तु की तो मांग बढ़ेगी तो क्या होगा, कीमत ज्यादा होगी, ठीक है जी। और कीमत ज्यादा होगी तो फिर क्या हो जाएगा, सप्लाई उसकी क्या होगी, मार्केट में सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि कोई वस्तु का उत्पादन के मांग बढ़ने के कारण क्या है, कीमत ज्यादा हो जाएगी, और कीमत ज्यादा कीमत पर लोग वस्तु कम खरीदते हैं तो सप्लाई कम हो जाएगी। यानी डिमांड और सप्लाई में तो क्या होता है, विपरीत संबंध होता है, और मांग और कीमत में क्या होता है, एक साथ, यानी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है, इन दोनों का सकारात्मक संबंध होता है। उसी प्रकार यदि किसी वस्तु की डिमांड कम हो जाए, अब कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा तो मार्केट में कीमत ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगी, यानी कि डिमांड कम तो उसकी प्राइस भी कम, और कीमत यदि किसी चीज की कम हो जाएगी तो खरीदने वाले क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, यानी उसकी क्या है, बेचने वाले क्या करेंगे, फिर पूर्ति को बढ़ा देंगे, ठीक है ना।
तो दोस्तों अपना मांग और पूर्ति में क्या होता है, नकारात्मक संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। किसी भी चीज को यदि मार्केट में किसी वस्तु की हम सप्लाई बढ़ा देंगे अचानक से, तो वस्तु ज्यादा हो जाएगी, तो उसकी कीमत क्या है, फिर कोई नहीं खरीदता, कीमत कम हो जाती है, ठीक है। और उसी प्रकार क्या है, कोई वस्तु की जो अपने वस्तुएं कम हो मार्केट के अंदर, तो उसकी क्या है, फिर खरीदने वाले अधिक हो जाते हैं और उसकी कीमत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इनमें हम संबंध करेंगे तो सप्लाई और अपना प्राइस के अंदर क्या होता है, कीमत और पूर्ति के अंदर विपरीत संबंध होता है, और मांग और कीमत में सकारात्मक संबंध होता है। उसी प्रकार अपना मांग और पूर्ति में भी क्या होता है, नकारात्मक विपरीत संबंध होते हैं। और इसी प्रकार हम आगे इसको और अच्छे से अध्ययन करेंगे। और आपने समय दिया और प्यार बनाए रखिए। अपना जो चैनल है सक्सेस लर्निंग की, उसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपको किसी भी प्रकार की इसमें समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपना कमेंट करके हमें एक सकारात्मक ऊर्जा दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।